बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हुकूमत चाहती है कि आईन व कानून की पासदारी हो? सवाल ये है कि क्या हुकूमत चाहती है कि अवाम के लिए कोई बेहतरी के इक़दाम हो सकें? सवाल ये है कि क्या हुकूमत चाहती है कि पंजाब के अंदर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों? सवाल ये है कि क्या हुकूमत चाहती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सके और उसके लिए वफाकी हुकूमत खुद एक ऐसा जेस्चर दे सके जिससे पैगाम कुली तौर पर यह जाए कि हम मुल्क के अंदर आईन और कानून की पासदारी के रखवाले हैं और हम ही रियासती रेट को यहाँ पर बहाल करेंगे? कतई तौर पर नहीं। यही जवाब है, क्योंकि वफाकी हुकूमत कोई भी एक इकदाम ऐसा नहीं उठाना चाहती जिससे अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा सके। वफाकी हुकूमत कोई भी एक इकदाम ऐसा नहीं उठाना चाहती जिससे उसकी सियासी बसीरत के कद का अंदाज़ा हो सके। वफाकी हुकूमत कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती जिससे यह साबित हो सके कि अगले इंतखाबात में अवाम की हिमायत वफाकी हुकूमत में मौजूद 13 इत्तेहादी जमातों को हासिल होगी। क्योंकि जब पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ तो आईन व कानून की रोशनी के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाई जा सकती है। आज पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का ऐलान होने के बाद जो दफ़ा 144 का लाहौर में नफाज किया, यह आईन व कानून के बरखिलाफ है। अगर आपने किसी जगह से इसकी यकीन दहानी ले ली, अगर किसी जगह से इसकी इजाज़त ले ली, तो अवाम को बताया जाए कि कहां से इसकी इजाज़त ली गई है। अवाम को बताया जाए कि कैसे आईन व कानून की रोशनी के अंदर जब इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो उसके बाद दफ़ा 144 को नाफिज किया जा सकता है। कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ऐसे हालात में इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ऐसे हालात में इलेक्शन कैंपेन चलाने से पाकिस्तान के अंदर खतरात मजीद मंडलाने लगेंगे। आपने किसी को नहीं बताया। आप कैंपेन चलाएं, आपके वर्कर्स कन्वेंशंस हो, वहां पर सिक्योरिटी आपके लिए ठीक हो। आप 20-20 गाड़ियों की सिक्योरिटी के तहत वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करें। आप इदारों पर भी एतराजात लगाएं और इदारों पर किए जाने वाले एतराजात को अपना हक करार दें, जबकि आपका मुखालिफ इलेक्शन कैंपेन के तनाजुर में अपनी रैली को निकालना चाहे तो उस पर लाठियां भी बरसाई जाएं, उस पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाए, वहां पर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्टों का एक बार फिर से राज करवाने का तरीका दोहराया जाए। इसी तरीके के मनाजिर आज हमें देखने को मिले। लाठियां बरसाई गईं, खून बहाया गया। आज के दिन वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया, उस वाटर कैनन के इस्तेमाल में लोग ये बताते हैं कि पानी के अंदर कोई जहरीला मादा भी मिला हुआ था जिससे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आज जो आंसू गैस के शेल बरसाए गए वो पिछले साल ही एक्सपायर हो चुके थे। क्या इस तरीके से अवाम को कंट्रोल करना है? क्या यूं ही जबरो इस्तिबदाद की सियासत को आगे बढ़ाना है? क्या यही तरीका सियासत और तर्ज सियासत आपका जारी रहेगा? क्या इससे मुखालिफीन को दबा के अपने हक में वोट आगे बढ़ा लिए जाएंगे? कतई तौर पर नहीं बढ़ा सकते। आज खवातीन का आलमी दिन था। आज के दिन सदर मुमलिकत, वजीर खजाना, वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर आजम, गवर्नर्स और वज़राए आला ने पैगाम दिए कि हम खवातीन का इस मुआशरे में किरदार सराहते हैं। लेकिन आज ही के दिन इस्लामाबाद में औरतों पर लाठियां बरसाई गईं। क्या पैगाम दिया दुनिया को कि इस तरीके से खवातीन की हिमायत हम करते हैं? क्या पैगाम दिया दुनिया को कि मर्दों से लाठियां बरसवा कर हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून का बोलबाला चाहते हैं? क्या यूं ही आप अपने तर्ज अमल को आगे बढ़ाएंगे? क्या यूं ही माजी की सियासत को दोहराते रहेंगे और सियासत दर सियासत के अंदर एक ही कुलिये को आजमाया जाता रहेगा? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, लेकिन केनाल रोड वक्फे से मैदान जंग बना रहा। जिन लोगों ने मनाजिर देखे वो बखूबी इसका इदराक रखते हैं कि खड़ी गाड़ियों के ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई गईं।
पुलिस ने भी तहरीक इंसाफ की रैली को निकलने से रोका। केनाल रोड पर जमान पार्क के करीब कशीदगी के मनाजिर देखने में आते रहे। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद तसादुम में पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के तकरीबन 100 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया। जमान पार्क के बाहर पुलिस और एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी मौजूद रही और खदशा यह जाहिर किया जाता रहा कि आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कंटेनर्स लगाए गए और रास्ते सील कर दिए गए। सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं, शहरी फंसे रहे और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने लाहौर में दफा 144 के नफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दफा 144 का नफाज गैर कानूनी करार दिया और हम्माद अजहर की जानिब से दरखास्त जो दायर की गई उसमें डीसी लाहौर समेत दीगर अफराद को फरीक बनाया गया। यह पाकिस्तान की सियासत की मौजूदा सूरत हाल है। एक तरफ आप आईन और कानून की रोशनी में, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं और आज ही के दिन इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ दफा 144 को नाफिज कर दिया जाता है। क्या इस तरीके से नैरेटिव बनाएंगे कि पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते? क्या इस तरीके से दुनिया को बताएंगे कि हम किफायत शारी की पॉलिसी पर गामजन हैं? एक तरफ आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कम करने की बात करते हैं, लेकिन अभी कल ही के दिन मरियम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल में 20 गाड़ियां शामिल थीं। क्या उसका जवाब कोई दे पाएगा? एक तरफ आप वजीर दिफा, वजीर खारजा और दीगर वज़रा की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी का ऐलान करते हैं, एक तरफ आपके वज़रा आला किफायत शारी की पॉलिसी पर गामजन होने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी है, लेकिन एक पार्टी के ऊपर आप कदगन लगाते हैं और अपनी कैंपेन को धड़ल्ले से चलाते हैं। आप ये चाहते हैं कि अपनी कैंपेन को आखिर में लाहौर में लाया जाएगा तो उस वक्त दफा 144 का नफाज खत्म हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि आपका मुखालिफ लाहौर से अपनी कैंपेन को शुरू करेगा तो आपने लाहौर में दफा 144 का नफाज कर दिया। जब वो लाहौर से बाहर जाएगा तो क्या वहां पर भी दफा 144 का नफाज करेंगे? कितने लोगों को रोक पाएंगे? कितने लोगों पर लाठियां बरसाएंगे? आपने पाकिस्तान के ऊपर कर्ज के हवाले से यह इल्जाम धरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्ज की दलदल में पाकिस्तान को फंसाया है, लेकिन पाकिस्तान पर कर्ज का कुल हजम इस वक्त कितना है? स्टेट बैंक तफसीलात ये बताता है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी 54,942 अरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2022 में पाकिस्तान पर कर्ज 42,390 अरब रुपए था, जिसमें एक बरस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 13 इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, जिसमें सिर्फ एक बरस के अंदर 30% इजाफा हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत के पहले 10 माह में कर्ज में 11,947 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवां साल जनवरी में कर्ज में 3,946 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एदाद शुमार यह भी बताते हैं कि वफाकी हुकूमत का मकामी कर्ज बढ़कर भी 34,255 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की कर्ज 20,687 अरब रुपए तक हो चुका है। मुआशी माहिरीन ये बताते हैं कि शरह सूद में हालिया इजाफा तरक्याती अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च करने की सलाहियत को भी मुतासिर कर देगा। बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ है और आइंदा माह इसमें नुमाया इजाफा होगा। यह डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हो रहा है? इसकी बुनियादी वजूहात को आप जानना नहीं चाहते। आपकी आंखों के सामने सारे मुनाजिर हैं, लेकिन आप उन इक़दामात को रोकना नहीं चाहते। आपकी अपनी कायमा कमेटी बराए खजाना में यह इंकशाफ हुआ, जो किसी आम शख्स ने नहीं किया बल्कि एक सेनेटर ने किया है, कि डॉलर की स्मगलिंग में नौजायदा बच्चे भी इस्तेमाल होते हैं। हर रोज 40 से 50 लाख डॉलर सिर्फ एक बॉर्डर से स्मगल होता है। तूरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर, दीगर बॉर्डर्स जो है, यहां से पैसा किस तरीके से स्मगल होता रहा, अफगानिस्तान में डॉलर्स किस तरीके से जाते रहे, ढिंढोरा कायमा कमेटी बराए खजाना में पीटा जाता रहा, लेकिन किसी ने उस पर कान धरने की कोशिश ना की। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में यह दावा किया कि सारे फैसले IMF कर रहा है, लग्जरी अशिया पर आपने टैक्स को 25% कर दिया, इससे रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू कम होगा और स्मगलिंग में इजाफा हो जाएगा। स्मगलिंग को रोकने के आप इक़दामात नहीं उठाना चाहते। क्यों नहीं उठाना चाहते? कि जो भी साहूकार हैं, जो भी अफराद हैं, उनकी कड़ियां
इन्हीं अफराद के साथ मिलती हैं जो कानून बनाते हैं, जो आइन की बालादस्ती के दावे करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई, शरह सूद और फॉरेन एक्सचेंज पर आज ब्रीफिंग दी और कहा कि रवा साल करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर का हो जाएगा, मगर सख्त इक़दाम के बाद 7 अरब डॉलर तक महदूद रहेगा। आप IMF के सामने कितने अरब डॉलर्स के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं? 10 अरब डॉलर का आपको सिर्फ खसारा होगा। अगर इक़दामात को बेहतर करते, अगर मुख्तलिफ जगहों पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करते, आप स्मगलिंग को रोकते, फ्री फ्लोटिंग का भी एक मुनज़्ज़म मैकेनिज्म तैयार करते, तो हो सकता है आपके पास नताइज मुख्तलिफ रहते। गंदम आप इंपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन गंदम की रखवाली ना होगी तो क्या कर पाएंगे? सिंध से गंदम की 4,47,000 बोरियां गायब हो चुकी हैं। आपने सिर्फ 20 शहरों के अफसरान को मुअत्तल किया है। क्या मुअत्तल करने से वो बोरियां वापस आ जाएंगी? क्या इसकी चोरी को रोक लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो पाएगा? गंदम में खुद कफील तो हुए नहीं, दरामदी गंदम को भी आप गायब करते जा रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले यह बात की थी कि पोर्ट के ऊपर जितने भी कंटेनर्स मौजूद हैं, LCs खुलने के बाद जब वो खाली हुए तो तकरीबन 200 से 300 कंटेनर्स चोरी हो चुके हैं। ये एक रात में नहीं हुए, मुसलसल 5 रातों के अंदर ये चोरी हुई है। क्या कोई रोकने वाला नहीं था? क्या किसी के इल्म में नहीं था? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर को रुकवाने की कोशिश इनकी जानिब से नहीं की गई? की गई। इस वक्त बात ये हो रही है, ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज एजेंसीज जो पाकिस्तान की हैं, वो ये कहती हैं कि खाम तेल की दरामद ना होने पर हमें परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का बहरान भी बढ़ सकता है। तो हमें ये पूछना है वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब से, जिन्होंने ये बात की थी कि मार्च के अवाइल में रूस से सस्ता खाम तेल यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा, अवाम को सस्ता तेल मिलेगा। तो बताइए कि वो मार्च कौन सा था? 2023 का, 24 का, 25 का, 30 का या 45 का? या तब तक का जब तक आंखें पत्थर नहीं हो जाती, या तब तक का जब तक आपकी कान की समात ये सुनने से बेजार नहीं हो जाती कि पेट्रोल सस्ता हो चुका है? आपने पाकिस्तान की मईशत को खोखला किया और आप पाकिस्तान की सियासत को खोखला करते जा रहे हैं। आप एक दूसरे के एहतसाब की बातें करते हैं। एहतसाब करना है तो रूल्स आज ही सेट कीजिए, किसी और के लिए कुछ और रूल्स और अपने लिए कुछ और रूल्स नहीं। आपने एहतसाब करना है तो अब की बार यह फैसला कीजिए कि नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। एहतसाब होगा तो सबका होगा, बशमूल सियासतदानों का होगा। जो सियासतदान इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका भी होगा, जो सड़कों पर हैं उनका भी होगा। जिस इदारे का करना चाहते हैं एहतसाब कीजिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे कीजिए। यह ना हो कि यह वजीर आजम है, इसको यहां पर इस्तिस्ना हासिल है, और यह मुखालिफ है, यहां पर इस्तिस्ना हासिल नहीं। ये सिटिंग इस वक्त मिनिस्टर है और इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती, या ये बड़े इदारे का सरबराह है तो इसके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जा सकता। वो किस्सा पारीना बन चुका है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। आज के दिन तमाम सियासी जमातें, मुल्क के स्टेक होल्डर्स बैठें, फैसला करें, एहतसाब होगा, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और फैसला किया जाएगा कि कौन इस मुल्क में सादिक व अमीन है और कौन इस मुल्क की गलाजत में डूबा हुआ है। गलाजत को साफ करना है तो अपनी जात से कीजिए, दूसरे भी आपको किसी हद तक साफ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।